चलो बताओ, ये दोनों टर्म किसी ने सुनी है? ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट सुना है आप लोगों ने पहले कभी? क्या होता है ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस बताएं। ह्यूमन राइट को पता है ना सबको क्या होते हैं? मानव अधिकार और फंडामेंटल मौलिक अधिकार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि मौलिक अधिकार की नीड क्या है, जरूरत क्या है नहीं? क्या लगता है क्या होगी मानव अधिकार? क्या हो सकते मानव अधिकार? जैसे आपको पहले अधिकार मिले होंगे, बताओ। जीवन जीने का अधिकार, गुड। और हाँ, और उनको एक अधिकार बताओ, बोलने का अधिकार, गुड। और राइट टू स्पीक हो गया, राइट टू लाइफ हो गया। और क्या क्या आप लोगों को राइट मिले हुए? वोट डालने का अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है। और कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं आप लोग? सभी टॉपिक में सबसे पहले चलो ये बता दो, इन दोनों में से कौन से वाले ज्यादा सुपीरियर है? सुपीरियर का अर्थ होता है कौन से वाले ज्यादा बड़े अधिकार, इसकी वैल्यू ज्यादा है, बताओ। फंडामेंटल की या ह्यूमन राइट्स की? ऐसा कोई अधिकार जो तुम्हारे मौलिक अधिकार में कवर्ड ना हो, लिखा हुआ ना हो। भाई मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो ये संविधान में वर्णित है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये तो कहीं वर्णित नहीं है, कह सकते हैं ना ऐसा? तो मुझे बताओ जो 12 से 35 में वर्णित नहीं है क्या वो मौलिक अधिकार नहीं है? जैसे इन्होंने कहा जीवन जीने का अधिकार। अगर किसी को जीवन जीने का अधिकार है तो क्या अपना जीवन खत्म करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए उसे? क्या लगता है बताओ? किसने बोला था? आपने राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार आपने बोला? अच्छा उधर से। हाँ तो भैया बताओ, तुम गए, तुमने अपने दोस्त से कहा क्या कर रहा है जी के, मर जा, और उसने तुम्हारी बात मान ली, पंखे और रस्सी के बीच संबंध बना दी, तो वो मौलिक अधिकार तो लिखा नहीं है, तो क्या वो है या नहीं है? नहीं है। सोच लो, पक्का कितने लोग सहमत है कि वो मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू डाई नहीं है? इस पर बात जरूर बात करें। अब आते हैं दूसरी चीज पर। अब बहुत ध्यान से समझना कि आजकल एक कंसेप्ट बहुत चलता है, बहुत ज्यादा चल रहा है, और सबको पता है कि हमारे यहाँ सुना है किसी ने? अगर तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट जरूरी है या बड़े हैं या इम्पोर्टेंट है तो फिर ह्यूमन राइट कमीशन है, लेकिन फंडामेंटल राइट कमीशन क्यों नहीं है? बताओ, कौन बताएगा? इनके कहने का मतलब ये है कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो इसके लिए बैठा हुआ है ये, ठीक है? यही तो लिखना चाह रहा हूं। और इसके उल्लंघन के लिए कौन बैठा है? ह्यूमन राइट कमीशन बैठा है। अब लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ा क्वेश्चन। पहले इसका डिफरेंस खुद निकालिएगा उस स्टोरी के बाद कि डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है? ज्योग्राफी में एक चैप्टर है, उसका नाम है बिग बैंग। सुना है किसी ने? आ जाओ, ठीक है? बता, ज्योग्राफी में एक चीज है बिग बैंग थ्योरी। क्या है बिग बैंग? सुना है? बैठ जाओ बैठ जाओ। अब सब लोग इकट्ठे हो गए ना? हाँ ठीक है। हाँ आज ज्योग्राफी डेमो चल रहा है 2025 और 26 के 70 बताओ। सुना है सभी ने? देखो ज्योग्राफी में एक घटना हुई थी, जिसे कहते हैं, आपने कभी ऐसी सोची है कि हमारा अर्थ है और भी सभी प्लैनेट्स हैं, मार्स है, प्लूटो, ये बने कैसे? तो एक बिग बैंग की घटना बताई जाती है आधी आधी। बिग बैंग की घटना ज्योग्राफी मतलब ये होता है कि पहले छोटा सा एटम और उसके बाद वो ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के बाद आज तक यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है? ये घटना सुनिए समझे नहीं? बैठो बैठो, आज ज्योग्राफी चल रहा है करके लिए, ठीक है? तो सुना है सभी ने बिग बैंग ज्योग्राफी में, या नहीं सुना है किसी ने? समझ गए? बिग बैंग की घटना मतलब तुम्हारा जो अर्थ बना है ये कैसे बना? तो भैया एक एटम था, उसका ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद टुकड़ों में विभाजित हुआ और सभी ग्रह बन गए। बात आई समझ? ऐसी एक बिग बैंग की घटना हुई हमारे पॉलिटी में, और ध्यान से समझना अब स्टोरी।
होता क्या था, पहले होते थे राजा और रानी। आ जाओ, गुड मॉर्निंग कर दी। गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये रहे क्रम। ठीक है, चलो बस अब आपस बातें मत करो, फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझ लो स्टोरी को। हुआ ये कि सभी को पता है आज से पहले राजा रानी सिस्टम चलता था, आज भी कई देशों में राजा रानी सिस्टम चलता है। जो राजा कह देते हैं वही नियम होता है। सुना है ना वो बाहुबली पे डायलॉग है कि मेरा वचन ही मेरा शासन, तो वो ऑटोक्रेसी प्रमोट कर रहे हैं। तो वही चीज होती थी कि पहले राजा और रानी जो होते थे वो किसी को भी कोई मौलिक अधिकार नहीं देते थे। राजा का मन करा कि साहब हमें ठंड नहीं, हमें जो है ठंडों में गर्मी का एहसास चाहिए, तो भैया उनके लिए गर्मी का इंतजाम करा जाए। गर्मी में ठंडे चाहिए तो ठंडे लाई जा रही। कहने का मतलब ये था कि दिन को रात और रात को दिन, सब कुछ राजा के अकॉर्डिंग चलता था। ये बात क्लियर है। अब हुआ क्या कि ये जो राजा और रानी थे, इनके पास सारी की सारी शक्तियां समानित थी, इकट्ठी थी, और इन शक्तियों का ये करते थे। भाई राजा ने कहा युद्ध हो रहा है, प्रजा ने कहा ठीक है, उसके साथ सैनिक चल दिए घोड़े पे, 1000 सैनिकों को ले गया। राजा साहब ने पहले सैनिकों को आगे भेजा, सैनिक लड़े। उसके बाद लड़ने के बाद ये हुआ, क्या हो गया, आओ जो भी बाहर हो जल्दी आओ। हाँ अच्छा, अरे खुला बैठो, ठीक है, वापस आ जाओ, देखो आ जाओ, दो भी आ रहे जल्दी आओ। इसी क्लास के तो एक बार और रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। अब सब आ गए, मैं दरवाजे बंद कर दूँ, फ्लो बना लें, मजा आ रहा है। अच्छे होगा कि चुनाव हो गया। चलो भाई अब ध्यान से सुनो बड़ा अच्छे से। पहले चलता था राजा रानी सिस्टम, जंगल राज। राजा ने कह दिया प्रजा से जो हम कह रहे हैं वचन ही मेरा शासन है। मैं पढ़ा रहा हूँ मौलिक अधिकार। अधिकार तुम्हें मिले कहाँ से, आज ये समझो। किंग जॉन का नाम सुना है, मैग्ना कार्टा सुना है? नहीं सुना तो आज पूरी स्टोरी समझ जाओगे कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है। तो ये स्टोरी है आज से हजारों वर्ष पहले की। राजा साहब थे, वो अपनी प्रजा पे अत्याचार करते थे, गरीब प्रजा। उनसे कह दिया रात में कि सुबह युद्ध लड़ना है, प्रजा साहब की युद्ध लड़ने चली गई। अब राजा साहब को तो बदले में मिल रहा है धन, बहुत सारे सैनिक और कम से कम 20 रानियां। लेकिन प्रजा उन देख रही है कि राजा साहब तुम बिताओ उपयोग में और हम बिताएंगे नाइंसाफ। तो प्रजा ने एक कर दिया विद्रोह, ठीक है। उपयोग में बालक बड़े खुश हो रहे, बंद हो चुकी है उपयोग की सुविधा। अब ध्यान से समझिएगा, चल रही है तो लेटेस्ट घूम के आए लग रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक दिन किंग से तंग आकर के सारी की सारी प्रजा ने कर दिया विद्रोह। ये बात है भाई, जाहिर सी बात है। अब आप अपने घर पे, आपके पिताजी आपसे वादा करें हाई स्कूल में मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा, इंटर में दिलवा दूंगा, ग्रेजुएशन में दिलवा दूंगा, दहेज में दिलवा दूंगा, पता चले हर बार मोटरसाइकिल मिली नहीं तो एक दिन तो तुम कहोगे ना, लाओ पैसा मुझे तो यार, वरना किस्तों पे निकलवा ले रहा हूँ, तुम्हारे नाम से पेपर पे साइन कर दो। तो वही हो रहा था, जैसे विद्रोह कर देते तो भैया विद्रोह कर दिया। अब जब जनता ने विद्रोह कर दिया तो राजा साहब को लगा कि अब तो जनता मेरी बात मानेगी, और इस जनता में सेवक भी हैं, लड़ाकू लोग भी हैं, सभी लोग हैं। इन सब लोगों ने कह दिया आज के बाद हम किसी युद्ध पे नहीं जाएंगे, तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जब ऐसे में राजा के पास समस्या आती है ना, तो राजा लोगों के पास हमेशा एक ऑप्शन होता है। ऐसे बुरे वक्त में ये कर लेते हैं संधि, इंग्लिश वालों विच इज कॉल्ड ट्रीटी, ठीक है। राजा ने प्रजा से कहा कि ये प्रजा मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा, तुम ऐसा मत करो। तो प्रजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे। तुम पहले भी मुझसे बहुत बार कह चुके, हम गुलाब जामुन खिलाएंगे, लेकिन युद्ध जीत के आने के बाद तुम बासी रसगुल्ले खिला देते। फिर प्रजा ने कहा कि अब तो हमें चाहिए गारंटी। क्या चाहिए? और गारंटी तभी दी जा सकती है जब वो लिखित हो। इसी वजह से इस राजा ने पहली बार एक लिखित गारंटी दी, जिसको बोला जाता है हिंदी अंग्रेजी दोनों में मैग्ना कार्टा लिबरेटम। इसका मतलब क्या था सर? ये एक एग्रीमेंट था, समझौता था। इसके पीछे समझौता था राजा और प्रजा के बीच में इस बात का कि हम तुम्हारे साथ युद्ध पे जाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमें देनी होगी 10 से 5 की छुट्टी। जो आजकल चलता है ना,
भाई वर्किंग आवर्स, वर्किंग सुविधाएं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सैनिक थे, जो प्रजा थी, उसने कुछ अधिकार मांग लिए और जब उसे सारे अधिकार दे दिए गए तो जो ब्रिटेन में अधिकार सबसे पहली बार दिए गए उसे बोला गया मैग्ना कार्टा लिबरेटम। कहाँ? 1215 तारीख याद कर लेना, 15 जून 1215 को। जगह थी रनीमीर और दिए गए थे इंग्लैंड। इसको तुम्हारे पेपर में उतारना, रनीमीर। आज ठीक है, एक बार और स्टोरी रिपीट कर रहा हूँ मैं। फिलहाल कितना समझ में आया? बाजार मोबाइल में निकल देखो, बाद में मैसेज कर देना हूँ कि एक मिनट में पहुँच गई। अरे हमसे पूछो, बहुत रिप्लाई दिए कॉलेज है। चलो देखो सामने, देखो तो इधर ओयो से बाहर आ जाओ, समझ रहे हो? देखा? चलो अब भैया फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट एक बार फिर से। राजा रानी जंगल राज चलता था, राजा साहब को कहते थे वही होता था। आज भी कई जगह राजा साहब की हुकूमत देखने को मिलती है। एक दिन प्रजा ने विद्रोह कर दिया। सर ये सब इंडिया में हो रहा था? नहीं, ये 1215 के दौरान हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। और जब राजा के अगेंस्ट प्रजा खड़ी हो गई तो राजा ने कहा भाई संधि कर लेते हैं। संधि का मतलब मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगा। प्रजा ने कहा लिखित में दो, और पहली बार लिखित में फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए उनको कहा गया मैग्ना कार्टा लिबरेटम। 1215 तारीख की 15 जून, जगह है रनीमीर, इंग्लैंड। ये बात क्लियर होगी? यानी इसका मतलब 1215 में मुबारक को पहली बार तुम्हें लिखित मौलिक अधिकार देखने को मिले हैं। बात आई समझ? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ये नोट कर लिया थोड़ा बहुत? इरेज कर दूं? अब ध्यान से समझना। चलिए सर ये तो हो गई हमारे नजदीकी इंग्लैंड की बात। क्या यूएसए ने भी ऐसा कुछ करा था? हाँ, यूएसए में सबसे पहली बार उनका जो संविधान बनके तैयार हुआ वो 1797 में उनका संविधान बनके तैयार हो गया था। अमेरिका की बात अब मैं करता हूँ। जब अमेरिका का संविधान बना और तैयार हुआ तो वहाँ के लोगों ने भी कहा कि हमारे अधिकार तो तुमने लिखे ही नहीं है। तो उन्होंने पहले 10 जो संशोधन करे, अमेंडमेंट, उनको बोला गया फंडामेंटल राइट। ये है अमेरिका का इतिहास। इसका मतलब सर दो बड़े देशों ने मौलिक अधिकार दे दिए थे। जी हाँ, अभी देखते जाओ कई बहुत सारे देश हैं जो मौलिक अधिकार अपने अपने लोगों को दे रहे हैं। समझ में आ गई इंग्लैंड की स्टोरी? अमेरिका की सिंपल है। अमेरिका ने अपना संविधान बनाया 1797 में। 1776 में तो खुद ही बनाया। उसके बाद जब उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बच्चों की आवाज़ आ 1797 में यूएसए का संविधान बना, लेकिन वहां भी ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कैसे करेगी? संशोधन के द्वारा, ठीक है। अमेंडमेंट माने संशोधन। यानी कि आपने एक चीज नोटिस करी कि इंग्लैंड का तो संविधान था नहीं, जो आज भी नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अपने संविधान में संशोधन के जरिए डाला। और ये घटना दोनों हुई है 1215 और 1797 में। हमारा संविधान बनके कब तैयार हुआ ये बताओ भाई? हमारा संविधान बनके जो लागू हुआ वो इसी तिथि में लागू हुआ ना, 26 जनवरी 1950। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग को पढ़ रहे थे तब उन्होंने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है हम अपने सिटीजन्स को किसी अमेंडमेंट से नहीं देंगे, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। हम डे 1 से अपने भारतीय नागरिकों को और भारत के लोगों को संविधान के अंदर भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स डाल के दिए। ये उनकी स्मार्टनेस थी कि उन्होंने तुम्हें संशोधन से नहीं दिए मौलिक अधिकार, ना किसी देश से उठा के दिए, उन्होंने बस तुम्हें फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में डाल के दे दिए। तो इंपॉर्टेंस समझते हो फंडामेंटल राइट्स की, कि फंडामेंटल राइट्स कितनी बड़ी चीज है। चलो यहाँ पर स्टोरी समझ में आई, क्योंकि आप तुम्हें फंडामेंटल राइट्स का असली खेल समझ में आएगा। ये स्टोरी इसलिए थी ताकि यूएसए और ब्रिटेन के बारे में थोड़ा बहुत समझ के लिख पाओ कि वहां मौलिक अधिकार का कंसेप्ट कब आया। अब कौन बताएगा कि मौलिक अधिकार होते क्या, ये बताओ। अब मैं समझाता हूं मौलिक अधिकार, ठीक है। हाँ ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाना, ठीक है, इंडिया नहीं लिख रहा हूँ, इंडियाना लिख रहा हूँ। बैठ, ठीक है। अब एक स्टोरी सुनो, बड़ा मजेदार।
सेटल हो जाओ तुम लोग जल्दी। अब एक बात सुन लो बड़ा ध्यान से, ठीक है? चाहो तो लोग, लेकिन आवाज ज्यादा है तो बंद कर देना, वरना ठीक है। इस बार आवाज बंद जाएगी, हमारी साइंस भी खराब है। सुबह तुमने कोरेक्स स्मॉल टी कुछ है? हेलो, पिरामिड में एक क्लास नहीं घूम पा रही है आप, कैसे आप बोलेंगे यूपीएससी के अंदर एलिमिनेशन मेथड से? पता करके आ जाए किसी से क्लास चल रही है, बच्चों से पूछ के आ जाओ, बाहर खड़े होंगे, ठीक है? यही होता है, बोला कह पाला समझ लियो भैया, तुम्हें को करो। चलो देखो सर, अपने टाइम को सीखो। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, ध्यान से समझना, ये पॉलिटिकल पार्टी 60% वोट पा गई और ये जीत गई। अब होता क्या है, एक दिन पार्लियामेंट को विचार आता है कि हर 5 साल में चुनाव हो रहा है, और 5 साल में चुनाव होने के बाद ये खतरा बना रहेगा कि हो सकता है हमारी पार्टी चेंज हो जाए। उन्होंने संविधान के अंदर बदलाव करने का प्रयास करा और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को फिक्स करने की कोशिश करी। पहली कंडीशन फिक्स करने की कोशिश। दूसरी कंडीशन ये करी कि ये जो बीसीडी हार गए हैं, इन लोगों का शुरू कर दिया हरासमेंट। हरासमेंट का मतलब होता है शोषण। क्या ये दोनों परिस्थितियां संभव हैं? भारतीय संविधान में ये दोनों परिस्थितियां संभव हैं? मेरी बात ध्यान से समझना। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलीजन के हो जिस रिलीजन को पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट ना करती हो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी आइडियोलॉजी पे चलती है। अब हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी ने एक सर्कुलर जारी करा कि फला फला कम्युनिटी के या फला फला लोगों को या फला फला कंट्री से आए हुए हम लोगों को ये सुविधाएं नहीं देंगे। ध्यान से समझना, ठीक है? तो क्या ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है भारत के अंदर? दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हार गए, क्या उनको परेशान करना, उनके लिए सर्कुलर जारी करना, उनकी पॉलिटिकल पार्टी पे प्रतिबंध लगा देना, क्या ये सब कर सकता है कोई ताकत में आने के बाद? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकता ये बताओ। आपका आंसर ठीक है, ये नहीं, ये इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। का मतलब ये होता है कि सरकार कौन, स्टेट बोलते हैं। स्टेट का मतलब राज्य के अंदर, जब अभी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो आर्टिकल 12 बोलते हैं। कोई भी सरकार यानी आर्टिकल 12 स्टेट आपके साथ उस हद तक ही चीजें कर सकता है जो संविधान अलाउ करता है। लेकिन आपको एक गारंटी मिली है, जैसे समानता आपसे कोई नहीं ले सकता, नौकरी में रिजर्वेशन कोई नहीं छीन सकता आपसे। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? मौलिक अधिकार से। तो अगर मौलिक अधिकार की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो ये एक टर्म मैं बता रहा हूँ, लिख लो, इंग्लिश हिंदी दोनों में बड़ा आपके काम आएगी। यही चीज लिखिएगा, फंडामेंटल राइट का मतलब होता है क्लेम अगेंस्ट स्टेट, ठीक है? राज्य के विरुद्ध मांग कर सकते, ठीक है, या अधिकार कर सकते, ठीक है? इसे ही मौलिक अधिकार बोलते हैं। बात आई समझ में? कैसे सर प्रूफ कीजिए? तो हुआ ये कि बलराज ने देखा एक नोटिफिकेशन निकला नया, यूपीपीएससी का एक वैकेंसी नया, आज बैठ यही है क्लासरूम, देख लो तुम लोग, जाओ यही के क्लासरूम बैठो। 9/22 9/25 हो रहा है। चलो क्लास छुट्टी अब रिवाइज तो नहीं होगी, नहीं समझ पाओ क्या बोलूं? फंडामेंटल राइट्स का मतलब सीधी सीधी बात, जो हम स्टेट से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? अब तुमसे सीधा क्वेश्चन, सरकार ने यूपीपीएससी के अंदर कंडीशन कर दी कि सिर्फ 100% लड़कियां ही आवेदन करेंगी, जितने भी बॉयज हैं वो सब बाहर हो। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले खुदला कहाँ गई समानता? क्या कहा इन्होंने, कहाँ गई समानता? ठीक, और बताओ जरा।
अच्छा, आप तुम ये बताओ, इसने यूपीपीएससी में किस चीज का उल्लंघन कर दिया? आर्टिकल 14 में समानता दी हुई है, ये बात पता ना, 14 से लेकर 18 तक समानता है। अगर ऐसी कोई भी समानता का उल्लंघन कोई भी सरकारी आदमी करता है या वो आर्टिकल 12 की परिभाषा के तहत आ जाता है, तब तुम जा सकते हो कोर्ट में। लेकिन कोर्ट जा क्यों पा रहे? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है कि वो गारंटी देते हैं कि अगर कोई भी स्टेट तुम्हारे साथ मौलिक अधिकार छीनने का प्रयास करेगा तब आप कोर्ट जा सकते हो। मेरी बात ध्यान से समझना। अब कंडीशन 2, नीरज और इधर ले लेते हैं, क्या नाम, पायल। नीरज और पायल रास्ते में निकलने के बाद हाथापाई कर लेते हैं, बोले आगे मैं बैठूंगा, पायल ने कहा आपसे मैं इधर बैठूंगा। तो ये दोनों लोग जब आपस में टफल यानी लड़ाई कर लेते हैं, तो उसके बाद पायल धमकी देती है इसको कि तुमने मुझे मारा, समानता का अधिकार नहीं है, तुम लड़के हो लड़के से लड़ते जाकर के, मैं लड़की हूँ लड़की से लड़ते, आपस में समानता का अधिकार नहीं दिखा, ठीक कोई बात नहीं। तो क्या नीरज जो है इनके विरुद्ध आर्टिकल 14 के तहत कोर्ट जा सकते हैं? क्यों? आईपीसी, लेकिन आर्टिकल 14 के विरुद्ध क्यों नहीं जा सकते? अच्छा, समान दोनों नागरिक है, वाह कितने बड़े बड़े आइडियोलॉजिकल सवाल है। अच्छा, इसलिए इसी में अभी भी सही जगह नहीं पहुंचे। अब ध्यान से याद रखना, हमेशा फंडामेंटल राइट्स किसके विरुद्ध क्लेम करे जाते हैं? नीरज और पायल स्टेट नहीं है। अगर आप प्राइवेट एंटिटी से लड़ाई करते हो, रास्ते में दो लोग आपस में लड़ते हैं, तो वो आईपीसी में एफआईआर दर्ज कराएंगे, ना कि वो मौलिक अधिकार के लिए कोर्ट जाएंगे। बात आई समझ में? आज जल्दी आ जाओ। तो मैसेज लग रहा है रात में डालो, कोई ना सरकारी लोग क्या है तो डाल दीजिए। नाउ फाइनल टाइम, ठीक है, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा स्टेट, ठीक है। अब स्टेट की परिभाषा समझ लो। इसका मतलब ये नहीं है टेरिटोरियल जो है वो होगा पार्लियामेंट प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं संसद और राज्य की सरकार। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी राज्य की विधान सभा, ठीक है, सब कुछ। पीएम स्टेट, सीएम स्टेट, डीएम, आईपीएस, जो भी तुम देख रहे हो वो सबके सब स्टेट है, और इनके विरुद्ध जाने का अधिकार तुम्हें मौलिक अधिकार देता है। मेरे कहने का मतलब समझो कि अब आप डीएम बनोगे तो आप स्टेट की डेफिनेशन में आओगे या नहीं आओगे? आ जाओगे ना, 100% आ जाओगे। अब ये जो स्टेट है इसके प्रति कोई भी मौलिक डाइल्यूट है, ठीक है, बजाय ये चीज आई समझ, बजाय डायग्राम बना दिया। स्टेट, चलो आगे, अब ध्यान से समझना, ठीक है। अभी तक तो हो गया बोरिंग पार्ट, ठीक है। अब तुम सब में से कोई रह गया हो तो दरवाजे बंद कर दो, एक फ्लो टूट जाता है मेरा। अब मैं समझा रहा हूँ अपने तरीके से। ये था लक्ष्मीकांत का रिटन पार्ट। अब आओ तुम मेरे तरीके से कि कैसे पढ़ना चाहिए। 22 मिनट खराब हो गए। ध्यान से अब पे अटेंशन और समझो तुम ठीक करिए। बताओ, ये है तुम्हारा देश भारत, ठीक है। अब इसके अंदर स्टेट, अब यहाँ पर जो लोग ये समझ रहे हैं कि सर बात कर रहे हैं यूके, यूपी, एमपी, गोवा की, तो भाई तुम लोग बॉर्नविटा ले लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाले स्टेट नहीं बोले जाते। यहाँ स्टेट का मतलब होता है मशीनरी, और मशीनरी का मतलब जो किसी राज्य के लिए नियम बनाती है, ठीक है। स्टेट के बगल लिख लेना पावर टू मेक लॉज। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जिसके पास विधि बनाने का अधिकार है वो कोई भी विधि बना करके तुमसे तुम्हारे अधिकार कम कर सकती है, तानाशाही कर सकती है, शासन कर सकती है, तुम्हें परेशान कर सकती है। एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये बात ग्रेट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जानते थे कि अगर लॉ बनाने की शक्ति हम किसी को दे रहे हैं तो उसकी वजह से वो कभी भी परेशान कर सकता है नागरिकों को, कोई भी विधि बना करके, ठीक है। उदाहरण आपको मैं दिए देता हूँ, मोटरसाइकिल आपकी, रोड आपकी, लेकिन किधर चलना है, कैसे चलना है, सरकार तय करती है। तुम नहीं चाहते तब भी तुम्हें हेलमेट लगाना पड़ेगा, सरकार ने तय कर रखा है। अब कुछ लोग तो इसमें तर्क देते हैं कि सर भी मेरा हेलमेट भी मेरा फूटे तो मुझे सरकार की क्या दिक्कत। लेकिन भाई सरकार कहती है कि तुमने हेलमेट नहीं लगाया और सामने वाले से भिड़ गए तो उसकी भी जान को खतरा है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है। लॉ बना करके कोई भी सरकार तुमसे तुम्हारी शक्तियां कम कर सकती है। ये बात समझते हो?
अब ध्यान से सुनिएगा, भीमराव अम्बेडकर ये जानते थे कि लॉ भी दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव लॉ की बात करें, रासुका, एनएसए, किसी को भी उठा करके राजद्रोह के मामले में अंदर डाल देना। भाई सरकार के पास जब विधि बनाने का अधिकार है तो वो विधि के तहत कोई भी ऐसा अधिनियम आपके ऊपर लगा सकती है जिसके तहत आपको दिख रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट होता है, सुना है आपने? बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं, इन विधि का मिसयूज ना हो सके इसलिए ग्रेट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तुम्हारे लिए प्रावधान कर दिए थे 1212 से लेकर 35 में। इसका मतलब है कि कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी विधि आ जाए, पर अनुच्छेद 12 से 35 तक नहीं छीन सकती। बात आई समझ में? सर 12 से 35 क्या कहता है? समानता, समान व्यवहार नौकरियों में, ठीक है। उसके अलावा और बताओ क्या क्या होता है? अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, उपाधि का अंत, बोलने के अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये सब अधिकार जो होते हैं ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी राज्य के लिए आवश्यक होते हैं। तो अब हो सकता है तुम्हें थोड़ा प्रोसेस समझ में आया हो कि राज्य वो होता है जिसके पास लॉ बनाने की शक्ति होती है, इस लॉ से वो किसी नागरिक को, किसी को भी परेशान ना कर सके। इसमें संविधान ने एक गारंटी दी और वो गारंटी को आप बोलते हो आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। और याद रखना मानव अधिकार बड़े होते हैं, मानव अधिकार से ही मौलिक अधिकार का कंसेप्ट निकला है, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई ऐसा अधिकार जो आज की डेट में मौलिक अधिकार नहीं है तो मानव अधिकार के तहत उसको लाया जा सकता है, ठीक है। ये चीज आई समझ में? फिर आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 12, 13, 14। 14 में जो स्टोरी बिठा दो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चार्ट को बनाना है, ठीक है। इधर लिखो स्टेट और इधर लिखना तुम लॉ और इधर लिखना अधिकार, ठीक है। इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट। ये टेबल बना लेना। स्टेट में आपको सिंपल सी बात लिखनी है, संसद लॉ बना सकती है। इसका मतलब अगर कोई लॉ बना सकता है तो वो हमारे फंडामेंटल राइट भी छीन सकता है। उसके विरुद्ध आपको प्रोटेक्शन मिलेगा 12 से 35। ये बताइए समझे? ये चार्ट जरूर बनाना। संसद लॉ बना सकती है, इसका मतलब मौलिक अधिकार छीनने की क्षमता रखती है, तो मौलिक अधिकार हमें बचाएंगे कहाँ? 12 से 35। इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन स्टेट है कौन स्टेट नहीं है। दूसरी चीज, विधानसभा और परिषद, क्या ये लॉ बनाती है? क्या अधिकार फंडामेंटल राइट्स पे समस्या हो सकती है? खड़ी बिल्कुल हो सकती है। तो इसका मतलब 12 से 35 तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। बात समझे? अब एक अगली चीज ध्यान से समझना, वाइल्ड एंड नेचुरल, यानी कि कहने का मतलब तेल और प्राकृतिक गैस जो होती है उसको लेकर के सरकारी फर्म क्या ये विधि बना सकती है? क्या ये मौलिक अधिकार छीन सकती है, खत्म कर सकती है? क्या 12 से 35 का इसका कोई रोल है? क्योंकि स्टेट की कोई परिभाषा नहीं। ऐसे ही जरा लागू करके देखो यूनिवर्सिटी को, बताओ यूनिवर्सिटी राज्य है कि नहीं? यूनिवर्सिटी स्टेट है कि नहीं? है। कैसे? वेरी गुड। इन सब परिभाषाओं में आपको एक चीज और याद रखनी है, कोई भी ऐसी चीज जो सरकार के नियंत्रण में है या भारतीय क्षेत्र में सरकार के अधीन, वो स्टेट कहलाएगी, ठीक है। सरकार का नियंत्रण चाहे 2%, ठीक। वो गवर्नमेंट कंपनी है लेकिन गवर्नमेंट का शेयर बढ़ता है और गवर्नमेंट की ये ऐसे कोई सर और ये सरकारी है सर? हाँ बिल्कुल सरकारी। आप लोग वो लॉ नहीं बनाती, संसद में वही किसी नहीं जाती। सर अपने अंदर बनाती है? इसके अंदर बनाती है। हाँ तो मोस्टली कर्मचारियों पे लागू होते हैं, आप लोग भी लागू होते हैं, नागरिक ये ऊपर वाले लोग बनाते हैं, नागरिक किस पे? बड़े हॉस्पिटल कर्मचारी सरकारी, एम्स के, अगर एम्स गवर्नमेंट है तो आता है, उसमें लॉ बनाने का नहीं देखा जाएगा, ये अपवाद भी है।
सरकार के नियंत्रण में और भारतीय सीमा में सरकार के क्षेत्र में। भारतीय सीमा का मतलब विदेश भी हो सकता है। अगर विदेश में कोई एम्बेसी चल रही है, यानी इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में खुली हुई है, तो वो भी स्टेट की परिभाषा में आएगी। अच्छा, भारतीय सीमा सीमा हैदर सही जा चलो। अब चलो एक बार डाउट लिखो, इधर से कोई डाउट है तो समझना है। हाँ बिल्कुल वो बना सकते हैं, लेकिन उसे इंडियन सिटीजन कोई ना बना सकते। यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के आर्टिकल फॉलो होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज के तहत समानता का अधिकार मेंटेन करके पढ़ाई की पढ़ाई आर्टिकल। चलो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आर्टिकल 13 के अंदर विधि की क्या परिभाषा है, तो कोई बता सकता है? 12 बता दिए, 12 ये ठीक है। हाँ पीछे बताओ, बस आर्टिकल 13 और पार करा दूं, 14 में तुम्हें मजा आएगा, 7 साल और 21 साल का डिफरेंस समझ आएगा। लेकिन आर्टिकल 13 और पढ़, क्योंकि कंसेप्चुअल है, मुझे पता है थोड़ी बहुत नींद आ रही होगी, मुझे भी आती है। हाँ बताओ, आर्टिकल 13 के बारे में किसी ने सुना है? फंडामेंटल राइट्स के हाँ कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। अच्छा, वैसे वहां टर्मिनेटेड ही नहीं लिखा, बाकी सब लिखा है, कॉन्ट्रा भी लिखा है, वायलेशन लिखा है, एबोलिशन लिखा है। चलो आर्टिकल 13 का बताता हूँ। आर्टिकल 13 दो तरीके की बात करता है, अनु ध्यान देना, प्री और पोस्ट। अब तुम्हें मजा आएगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। इनका नाम बोलो, क्या नाम? तेज प्रकाश जो है, ध्यान से समझना, तेज प्रकाश 1947 में कारोबार कर रहे थे ट्रांसपोर्ट। ध्यान से समझना, ध्यान से, उत्तर प्रदेश में, ठीक है? आर्टिकल 13 तुम्हें समझ में आ जाएगा। तेज प्रकाश जी के पास में कम से कम 20-22 ट्रक होते हैं, और ऐसा उस समय पर 1947 में की मोनोपोली हो जाती है। मतलब ये तय कर लेते हैं कि कोई भी बस जो चलेगी वो रोडवेज जैसी कोई संस्था थी नहीं, संविधान बना नहीं था, ये अपनी 20-22 बसें चला रहे थे, बहुत बढ़िया मजे से। उसके बाद क्या होता है, जब संविधान बनता है तो एक दिन गवर्नमेंट एक रूलिंग लेके आती है, और रूलिंग में ये कहती है कि जितनी भी बसेस हैं वो आज से सिर्फ सरकार की चलेगी। अब ये तो पैदल हो गए, क्योंकि इनकी तो निजी बसें चल रही थी, आराम से पैसा कमा रहे थे। तो मेरा सवाल आपसे ये है, जी बताइए, क्या मतलब नहीं है? सवा 10 पे लगा, तो 10 तो फिर ऐसा करिए, ऐसी कोई समस्या नहीं। ना हाँ सामने सामने कर लीजिए, असल में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। चलिए हम रोक देते हैं। सवाल है ना, कुछ निकल तो नहीं गए? 8 घंटे की चालू लगी है ना। हाँ, तेज प्रकाश ने भारतीय संविधान बनने से पहले अपनी जो निजी बस सुविधा थी बढ़िया से चला रहे थे। लेकिन सरकार का आदेश आया संविधान बनने के बाद कि कोई भी रोडवेज या ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्राइवेट नहीं रहेगी, वो रहेगी वो गवर्नमेंट रहेगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो लॉ है, इस लॉ को भूतलक्षी बोलोगे, आई बताता हूँ दोनों क्या है, या फिर वर्तमान के लिए बोलोगे? क्या ऐसा कोई नियम सरकार बना सकती है जिससे पुरानी कोई भी चीज हो उसे खंडित कर दे, बदल दे, चेंज कर दे? क्या कर सकती है? कर सकती है। अंडरटेकिंग मतलब सवाल समझे या नहीं? सवाल ये है कि प्राइवेट जो है बस की सुविधा थी, ये ट्रांसपोर्ट चला रहे थे उत्तर प्रदेश में। संविधान बना, सरकार के हाथ में अनुच्छेद 19(1) आया, उसने इनसे व्यापार करने का अधिकार तो जारी रखा, लेकिन ये कह दिया कि ट्रांसपोर्ट जो है वो सिर्फ सरकारी होगा। अब इनका तो लॉस हो गया, तो बहुत पैसा कमा रहे थे, तो क्या सरकार ऐसा कर सकती है? बताओ। पहली बात तो मैं ये भी बता दूं कि आर्टिकल 19 एक मौलिक अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट्स में 19 कहता है कि तुम्हें व्यापार, ट्रेड, प्रोफेशन करने की इजाजत है।
ठीक है, ये बात भी क्लियर है। तो इनका तो मौलिक अधिकार भंग कर दिया सरकार ने। आप बताओ, आप कोर्ट जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? अगर कोई भी संविधान बनने से पहले कोई विधि थी जिसे सरकार ने खत्म कर दिया और उसका मौलिक अधिकार पे प्रभाव पड़ेगा, तब भी कोर्ट नहीं करता। इसलिए आर्टिकल 13 जरूरी है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि जब संविधान बनने के बाद अगर सरकार ने कोई भी ऐसी विधि खत्म करी है जो पहले मौलिक अधिकार की तरह लगती थी लेकिन मौलिक अधिकार में आज के समय पे है, तो उससे सरकार के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकती। तो बताइए, आपको समझ में नहीं? पोस्ट कर सकती है। पोस्ट का मतलब ये है कि 1950 के बाद तेज प्रकाश ने सोचा कि अब जो सरकारी ट्रांसपोर्ट चल रहा है यूपीएसआरटीसी, इसको मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है, और इसे खरीदने के बाद मैं ट्रांसपोर्ट की सुविधा वापस शुरू कर देता हूँ। तो नहीं खरीद, सरकार खरीदते ही खरीदेगा, क्योंकि वो सरकार की मोनोपोली है, सरकार जो चाहे वो रिजर्व कर सकती है। तो आर्टिकल 13 से फिलहाल मेरा मतलब ये है, आर्टिकल 13 दो चीज़ों की बात करता है। संविधान बनने से पहले जो विधियाँ भारत में चल रही थी उनका क्या हुआ होगा, तो उनका ये हुआ कि वो सारी विधियाँ हैं निरस्त कर दी गई जो भी मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव डाल रही थी। इस वजह से नहीं कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि सरकार का फायदा नहीं हो रहा। यही बात आई समझ लो। चलो अब आओ आर्टिकल 14 में। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब बताओ, ये है मिस्टर बी, ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने हत्या करी जिसकी सजा थी 1980 में, ध्यान समझना, 21 वर्ष। ठीक, इनका ट्रायल चला। ट्रायल का मतलब समझते हो ना, मुकदमा। और भारत में मुकदमे कई साल चलते हैं, 1980 से चलते 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 2023 आ गया। अब 2023 में 21 वर्ष की सजा कर दी गई, 2 वर्ष। बताओ, मिस्टर बी को सजा 21 वर्ष की मिलेगी या 2 वर्ष? ऐसे समझो, 2 वर्ष की मिलेगी। 21 वर्ष पक्का? नहीं, 2 सजा है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ 1980 में उसने हत्या करी, उसका ट्रायल मुकदमा चलता रहा, निर्णय आज आया 2023। ऐसा होता है ना, 20-20 साल चलता चलता है। तो अब आज के समय की बात करें, हत्या पे मालूम कानून बदल गया, अब सजा हो गई 2 वर्ष की और पहले 21 वर्ष की। बताओ तो पहले वाली या बाद वाली? अच्छा, उस समय प्रावधान नहीं था। चलो उल्टा कर देते हैं, तुम्हारे सोचने के दायरे को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ये टेररिस्ट था, इसने 1980 में इंडिया पे बाई चांस एक अटैक करा, अटैक ह्यूमन हो गया, ठीक है। उस समय सिर्फ अटैक करने की सजा थी 2 महीने की सजा थी, ठीक है। 2023 में सरकार बदली और वो सजा लेके आई है 20 साल। अब कौन सी सजा? अब कौन सी सजा? अच्छा, मुकदमा चल रहा है, तो वो 2023 की सजा का मामला अभी 2025 से चले 80 तक चले, सजा वही मिलेगी। सजा कौन सी मिली? 2 महीने वाली। जेल काट के 100 साल के बाद फिर मुकदमा 100 साल। पहले बताओ कितने लोग सहमत हैं कि हाँ इसमें 2023 वाली सजा दी जाएगी? वो कितने लोग मानते हैं? आप खड़ा करो। 23 वाले ये है, और कोई एक ये है 23 वाले, और भी है पीछे। हाँ, और कोई जो 1980 वाली सजा देंगे? अच्छा बता, और कोई? हाँ बताओ, आप समझो, इसे कहते हैं क्रिमिनल ट्रायल। मेरी बात समझना ध्यान से, अब तुम्हें और मजा आने वाला है। ये सुने तुमने राजस्व सुना कभी? राजस्व अभी तुम और घूमोगे, अभी तुम कमात खड़े हुए ना, अभी ज्यादा खड़े कर 2010 में किराएदारी ना देने पर न्यायालय सजा देता था 2000 रुपए की और 2 वर्ष का कारावास। ध्यान से समझना। अब चल रहा है 2023, सजा हो चुकी है 30,000 रुपए और ये जो 2 वर्ष है इसको कर दिया है 5 वर्ष। अब बताओ, आप में से कोई ऐसा है जो टैक्स की किताब लेके गया हो कोर्ट में कि हम पे तो 2 रुपए जुर्माना लगाओ, उस समय में हमने टैक्स नहीं दिया था, तुम अभी के हिसाब से 1 लाख रुपए क्यों मांग रहे हो? राजस्व का मतलब है तो। अच्छा, मैंने तो राजस्व भले लिखा था, मुझे पता था बोलेगा राजस्व। तो राजस्व का मतलब तो आप सरकार का बजट का वो है हत्या का मतलब। वो हत्या का है, ये सरकार के बजट का है। कैसे इसमें नियम बदल सकते हैं? नियम बदल सकते हैं, कैसे बदलोगे? हाँ, अलग केस हाई हो चुका है, मतलब है जैसे
मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट में मेरी बात समझे, सवाल समझ गए। एक तरफ में कुछ लोग कह रहे थे कि 1980 वाली सजा जो है वही उसे दी जाएगी, तो फिर सरकार ने 2023 में 20,000 रुपए कर दिए हैं। अब आज की डेट में ऐसा कोई है जो बता दे कि इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ आज की सर, डेट एक बात सुनिए। में? हाँ अगर ये 2010 में चल रहा है, हाँ 2000 रुपए का, हाँ। और बीच वाली का फैसला आया हाँ। तो 2000 रुपए देना पड़ेंगे। 2,000 रुपए देना पड़ेगा। हाँ। अगर ये अभी ऐड जारी हुआ है और अभी ये जारी हुआ तो 20,000 रुपए वर्तमान में। पक्का? आप बताओ कितने लोग 1980 वाली सजा से सहमत है, कितने लोग 2023 वाली से सहमत? बताओ। मैं वर्तमान में 2010 से तो आपके हिसाब से 1980 वाली सजा होगी इस मैटर में, और इसमें सजा होगी जब कानून सर कानून बना है। हाँ नहीं, हाँ या ना पे रहो, बात बदल जाओ, हाँ या ना। हाँ। बहस करना मेरा काम है, वकील में। हाँ बजा पक्का। और कोई चेंज करना चाहता हूँ? अब ध्यान से सुनना, आर्टिकल 13 की थोड़ी इसे मिटाऊंगा नहीं, इससे बहुत कुछ अभी सीखना तुम लोगों को बाकी है। अब मजा आएगा। दास्ता के मामले चल रहे थे, ठीक है, 1935 से भारत में, ठीक है, ध्यान से समझना। और समय आ गया 2023 का। उस समय पे किसी व्यक्ति को दास्ता पे रखने के लिए बाई चांस 2 वर्ष की सजा थी। 2023 आते आते स्लेवरी खत्म हो गई और ये चली गई आर्टिकल 24, ठीक है। आर्टिकल 24 में कह दिया तुम स्लेवरी करोगे तो फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होंगे, और स्लेवरी के लिए एक्ट भी है भारत में, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 की बात करेंगे, जिसके तहत सजा का प्रावधान है 7 वर्ष। आप बताओ। पहले वाला पक्का पक्का सोच लो। हाँ पक्का सर। कैसे नरवैया कांड हुआ था सर अभी पहले? कौन सा कांड? नरवैया कांड। नरवैया कांड। उसमें बच्चा लड़का कुड़िया हिंदी नाबालिग हो गया। देखो क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल लॉ से कुड़िया से नया लॉ आया है। नया लॉ है, नया समझ सकते हो आप? हाँ उदाहरण आपने बहुत अच्छा दिया, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में अंतर होता है। अब सवाल ये है कि संविधान राजस्व से संबंधित नियम बनाता है या फिर क्रिमिनल अपराध? सर एक बात बताओ। दूसरी बात, जो क्रिमिनल लॉ होते हैं तो सरकार हमारे साथ खड़ी होती है। सरकार हमारे साथ खड़ी होती है। हाँ। राजस्व में हमारे सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं है। आंसर मैं सही दे रहा हूं, लेकिन कंफ्यूज शब्दों का जो आपके वो है ना, वो आप क्लियर नहीं कर पा रहे, बट आपका आंसर है। क्या करेंगे सर? हाँ। पुलिस पकड़ेगी, हमारी बॉडी है वो एक्टिव हो जाएगी। पुलिस बॉडी एक्टिव हो जाएगी। पुलिस राज बॉडी, तुम रहने दो, तुम कहीं और जा रहे हो। राज बॉडी एक्टिव हो जाएगी। चलो मैं आसान कर देता हूँ। आर्टिकल 13 की सिंपल सी बात ये है, आर्टिकल 13 पावर देता है, समझ लो। क्रिमिनल में ये बात आर्टिकल 13 पे छोड़ दो, इसके अभी जो ट्रेंड है वो मैं बता दे रहा हूँ कि क्रिमिनल लॉ की सजा जो है, अगर आज 2023 में किसी ने चोरी की और चोरी की सजा 7 साल है, तो 3023 भी आ जाए या 2024 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन उसे जो सजा मिलेगी वो 7 साल के आधे ही बढ़ते हुए ही मिलेगी, चाहे फिर चोरी की सजा आजीवन कारावास हो जाए। यानी क्रिमिनल के मैटर में 1980 में जो हाथ खड़े कर रहे थे उनका आंसर होता है। सिविल के मैटर में कभी ऐसा नहीं होता। सिविल के मैटर में जो सजा का प्रावधान आज है वही चलता है। बात आई समझ में? अब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने यदि समस्याएं आई तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना एक अलग ही लेवल सेट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जिसको हमें लगता है हम मानेंगे उसे रखेंगे, जिसे लगता है उसे खत्म तो नहीं करेंगे लेकिन रखेंगे भी और खत्म भी नहीं करेंगे। अब कहोगे सर ये क्या होता है? यहीं पे मैं तुम्हें एक सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ जो तुमने सुना होगा, ग्रहण का सिद्धांत। तुमने सुना है? बताओ किसने सुना है ग्रहण का सिद्धांत? सुना है? अच्छा ग्रहण होता है, क्या होता है ग्रहण? एक्लिप्स, इंग्लिश वालों में एक्लिप्स। एक तो यार ये भूमि में ना मार्केट चलता है और ऐसा चलता है उसका दिखता नहीं है। आप ध्यान से समझना। हाँ भैया सूरज, तुम्हारे मोहल्ले वाला सूरज, ठीक है? ध्यान से समझना। लॉ 1947 लॉ आफ्टर 1950, ठीक है? अब ध्यान से समझना। अगर कभी भी सरकार को संवैधानिक मसले में ये लगता है कि कोई भी जो विधि है ये XYZ पूरी लाइन दी लिखी हुई, सरकार को लगा यार इसका सिर्फ इतना हिस्सा बेकार है, तो सरकार के पास 2 विधि होती है। सबसे पहले तो एक सिद्धांत होता है विच्छेदन का सिद्धांत, सुना है? इसका मतलब होता है कि सरकार किसी कानून से उतना हिस्सा काट के अलग कर देगी लेकिन पूरा कानून खत्म नहीं करेगी।
इसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि जैसे आईपीसी भारतीय दंड संहिता, या आप संविधान पढ़ते हो, संविधान के अंदर 19(1)(f) था जिसमें संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन उस अधिकार को सरकार ने खत्म कर दिया। क्या सभी मौलिक अधिकार खत्म कर दिए? नहीं, बाकी सब बने रहे ना, सिर्फ कुछ हिस्सा काट के निकाल दिया संपत्ति वाला। किसी डॉक्ट्राइन के सवाल मुझे लगता है कि इस बार मेंस में टच होंगे, क्योंकि एकदम ये यूनिक चीज है। इसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सीविरेबिलिटी, यानी विच्छेदन का सिद्धांत। लिखो, कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, सितंबर में पेपर शुरू होता है। लिखो डॉक्ट्राइन ऑफ सीविरेबिलिटी, और अभी सन को लेकर बताता हूँ, समझ गए? यानी संविधान के अंदर बना बनाया जो संविधान है उसमें कोई भी अनुच्छेद खत्म करके निकाला जा सकता है। किसी भी विधि में कोई भी अनुच्छेद या कोई भी धारा खत्म करके अलग करी जा सकती है, या उस धारा के अंदर की भी कुछ पंक्तियां अलग करी जा सकती हैं। उसको लेकर के सिद्धांत है विच्छेदन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सीविरेबिलिटी, SEBERABILIT। ठीक है। कभी आपने ये सुना है किसी एक कानून के बनने से दूसरे कानून में फर्क पड़ जाए? किराएदारी अधिनियम जब बना था तो उसमें ये हुआ था, सारी लिखित किराएदारी जो भी थी वो रिटन पेपर में कर दी जाए, लेकिन जो पहले के समझौते वो रखे थे मौखिक तौर पर, उनका क्या हुआ? क्या एक मौलिक अधिकार आपको कह रहा है कि जीवन जीने का अधिकार है, दूसरा मौलिक अधिकार ये कह रहा है कि पुलिस आपको किसी जुर्म के शक के आधार पर भी अरेस्ट कर सकती है। तो आपको नहीं लगता कि एक चीज बनी हुई है उसको दूसरे ने कवर्ड कर लिया है? जब भी कभी ऐसा होता है तो इसे कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्यूरेसी। ये लिख लो, थोड़ा बोरिंग है लेकिन क्या करें, आपको इंग्लिश में मिले डॉक्ट्राइन ऑफ एक्यूरेसी। जब दो लॉ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो किसी एक लॉ की कोई चीज जब ढक जाती है, ओवर शेडो हो जाती है, तो दूसरा लॉ भी साथ में रहता है, ये भी रहता है। यानी अगर हम बात करें तो हत्या करने पर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास है, फांसी का भी प्रावधान है, लेकिन अगर मोटरसाइकिल से वो रोड पे जा रहा है, सामने वाले व्यक्ति को उड़ा देता है, हत्या कारित कर देता है, तो भैया वहाँ पे उसे हत्या का प्रावधान नहीं दिया जाएगा, वहाँ दूसरा प्रावधान। बात नहीं समझ? अब एक कह रहा है कि हत्या का मतलब हत्या, एक कह रहा है हत्या का मतलब 7 साल, इसमें नहीं। नई वाली लक्ष्मीकांत ने सब दिया, ठीक है। अभी अरुण ने बताया, मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी लेकिन ये तो अच्छी बात है। चलो अब आ जाओ ये स्टोरी, बहुत हो गया बोरिंग। इसको ग्रैंड वाले को, ग्रैंड वाले का सीधा मतलब है जब एक विधि के होते हुए कोई दूसरी विधि आपस में क्लैश करता है, लड़ाई करता है, यानी दो विधियां हैं। मैंने एक तरफ कानून बताया है, बनाया कि राजस्व में कर चोरी करने पर, टैक्स चोरी करने पर 2000 है। एक और एक्ट बनाया जिसमें लिखा है कर चोरी करने पर 3000 है। अब दोनों में से किसे मान लो? यानी ऐसा समझो पीएम आकर के टीवी पर कह जाए कि 8 नवंबर 2016 को 2000 के वोट बंद हुए, ठीक है। 2000 के तो छोड़ी दोनों चल रहे हैं, 500 और 1000 के उस समय बंद हुए। अब उनके जस्ट 1 घंटे बाद आकर के तुम्हारे स्टेट का सीएम भी कह जाए हम तो नहीं बंद कर रहे, किसकी बात मानो? बाजार का सिंपल कंसेप्ट है, ना मैं मेरों की बात मानूंगा ना अपनी, मैं मानूंगा सामने वाले। तो बोला बहुत पिटो बात आई समझ में? अगर कभी दो एक्ट, ये सब तुम्हारे लिए रटने वाली चीजें हैं, इसमें परेशान मत हो कि अगर नहीं समझ आ रहा है, इसके तमाम एग्जाम्पल होंगे, आप आ जाओ इसके। कितने लोग समझते हैं कि भारत में समानता है? समानता के अधिकार की बात करें, कितने लोग लगता है कि भारत में इक्वलिटी बची हुई है? ठीक है, आप जो बोल रहा है ये स्टोरी टाइम आ गया है, ये समझ में नहीं आया बिल्कुल परेशान मत हो, एक बार लक्ष्मीकांत रीड कर लेना। पहला हम अभी जितने आर्टिकल पढ़ेंगे 12 से 35 उसमें एक्सेसिबिलिटी बात आ रहा है, तो परेशान नहीं करोगे, ठीक है। तो समझ आ रहा पीछे क्या नाम है?
भाई कितने लोग मानते हैं इक्वलिटी है? बताओ भैया फिर नहीं। अब एक बच्चे सवाल पूछो है इक्वलिटी है। चलो भाई लॉ वालों बताओ, ये है 7 साल का बालक, ठीक है ध्यान से समझना, ये घर पे खेल रहा था, इसको ले लेते हैं 21 साल का बालक। अब जो लोग पहले पढ़ चुके हैं शायद वो बता पाए, जो लोग नहीं पढ़े हैं बता दें। जो लोग मानते हैं कि भारत में विधि में समानता दी है, उनसे सबसे मेरा क्वेश्चन है जो 16 मिनट से भी, अगर किसी 7 साल के बालक ने किसी की हत्या कर दी, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उल्ला महापात्रा का एक केस था, उसमें 7 साल का बच्चा था, उसके पापा पुलिस थे, उसके पापा बच्चा है उन्होंने अपनी ड्रेस और गन वगैरह सब रखी उतारते थे। अब बच्चा खेल खेल में अपने पापा से बोला हैंड्स अप, तो उन्हें लगा यार गन तो खाली है, मैंने लॉक करके अभी सारी बुलेट निकाली थी, एक बुलेट उसमें रह गई, बच्चे ने गन फायर करी, पापा हमेशा के लिए चले गए। तो अब ये बताओ, और सिंपल सी बात है कि 7 साल के बच्चे ने एक हत्या कर दी, ठीक है ध्यान से समझना। दूसरी तरफ एक 21 साल का आदमी शातिर अपराधी, उसने क्राइम सीन पे जाकर के आराम से एक व्यक्ति से कहा हैंड्स अप और जानबूझ के गोली चला के मार। अब अगर तुम कहते हो कि भारत में समानता है, तो तुम्हारे हिसाब से इन दोनों को फांसी दे दो। कितने लोग मानते हैं कि हाँ सर फांसी दे दो? आप बताइए, समानता कह रही थी आप इस केस में नहीं होगी। कितने लोग सहमत है दोनों को केस में फांसी? टांग दो 7 साल के बालक को, बच्चे होने को भी फांसी। इधर फांसी दे दे बच्चे को, भाई अब क्या करिए? अच्छा बाजार बताओ, चलो एक और ठीक है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ क्लास में। साहब क्या समझ गए, ठीक है? नहीं बाजार के केस में करना नहीं, बाजार में नहीं, बाजार लोग कम कर रहे हैं। अरुण वाले कर दे, अरुण की चलो ठीक है। नहीं इंडिविजुअल कमेंट नहीं, वो सब तुम लोग बाहर भी कर। चलो अब बताओ, अब एक पागल है उसने भी हत्या करी है और एक व्यक्ति, क्या दोनों को फांसी पे टांग दो? क्यों? जवाब सही है, दोनों केस में वो लॉ वाले बताएंगे आपको सीधे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल देना आंसर। लॉ वालों को धारा 82 बोलने का अधिकार है, तो पहले गौरी 7 साल के बच्चे को फांसी नहीं दी, लेकिन ये आप नहीं लिखोगे, आपको यूपीएससी के साथ आप क्या लिखोगे? हाँ हाँ आप कुछ हटाएगा। आप सही है, गुड आर्टिकल 14 जरा एक बार पढ़ो अपने मोबाइल में, फटाक से आर्टिकल 14 और हिंदी में पढ़ो और अंग्रेजी वाले हिंदी में पढ़ो भाई। बोलो आर्टिकल 14, वो लाइन तुम्हें जब तक पढ़ोगे नहीं ना तब तक मजा नहीं आएगा। आर्टिकल 14 लाओ मैं पढ़ आर्टिकल 14 हिंदी इंग्लिश हिंदी बोलो। गुड बस ओपन कर लो, जो लाइन में पढ़ने को कह रहा हूँ ना वो जरूर पढ़ना, ठीक है? आज पहली क्लास है जब अच्छा किसकी क्लास आएगी को या ज्योग्राफी है? ज्योग्राफी में ओपन हुआ आर्टिकल 14। चलो जगह है नहीं वाली चेयर लो पकड़ो, इसमें क्या क्या होगा? हाँ भैया बताओ कोई बात
तीन चीजें, ठीक है। ये तीन चीजें क्या है, एज इट इज लिख लो, आपके क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला होता है विधि के समक्ष, इसे इंग्लिश वाले बोलेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सेकेंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी विधि का समान संरक्षण। और तीसरी चीज और है डिफरेंशियल। ठीक है, इसे कई बार ये भी कहा जाता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, यानी कि जायज वर्गीकरण। ठीक है, ये बना दो। अब मैं इसमें आपको कंडीशन क्लियर करता हूँ। आर्टिकल 14 जो है, सबसे पहली बार ये लिख लो उसके ऊपर कि ये सिर्फ भारतीय न्यायालय के लिए बनाया, ना कि आम जन के लिए। ये बात समझ। हाँ, आर्टिकल 14 सिर्फ कोर्ट के पास पावर है। आप कभी भी आर्टिकल 14 में कहीं भी कोई चीज लेके कोर्ट के पास जाएंगे तो कोर्ट निर्णय लेगा। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स की कंडीशन अलग है, लेकिन आर्टिकल 14 जो है उससे कोर्ट के लिए बना हुआ है। ठीक है, उसके बगल में लिख दीजिएगा सिर्फ न्यायालय हेतु मान्य। ठीक है, इधर बात आई समझ में। पहली सिचुएशन जो मैंने आपको बताई कि 7 साल का बच्चा और 21 साल का बच्चा दोनों को बराबर की सजा दी जाएगी, वो फॉलो करता है ब्रिटेन। इंग्लैंड में सजा का मतलब सजा, चाहे कितने भी वर्ष का बच्चा हो। ये कंसेप्ट निकल के आया इंग्लैंड से, ये कंसेप्ट निकल के आया अमेरिका से। ध्यान से समझना, इंग्लैंड में 7 साल के बच्चे को भी लटकाते थे, 21 साल के बच्चे को भी लटकाते थे। 21 साल का तो खुशी हो गया, बात आई नहीं समझ। दूसरा अमेरिका का, अमेरिका कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम दोनों के बीच में भिन्नता रखेंगे। 7 साल के बच्चे की इंटेंशन और बौद्धिक क्षमता 21 साल के व्यक्ति के कंपैरिजन में कम होगी, और उसका इरादतन हत्या का मामला हो या ना हो, ये भी हो सकता है। तो हमें अमेरिका का कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन कुछ मामलों में हमें इंग्लैंड की विचारधारा फॉलो करनी पड़ती है। कैसे? महिला उत्पीड़न के मामले, अगर महिला किसी के ऊपर 375, 376 का केस दर्ज कराती है तो तुम वहां व्यक्ति को सीधे सीधे सजा दोगे। ये बात ध्यान रखना। अगर किसी शिशु के प्रति अपराध हुआ है, पॉक्सो का मामला हुआ है, तो वहां पे हमारे लॉ बहुत कठोर है। हम वहां कोई भी जात सोच और ये सब जो है 7 और 21 साल का अंतर ये नहीं करते। बात आई समझ में? नहीं, ऐसे लॉज जो होते हैं वो भी भारत में होना जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा राजद्रोह का केस, सेडिशन के मामले में सरकार क्या कर रही है? किसी ने एक ट्वीट कर दिया या किसी ने पूरा देश के ऊपर प्लान कर दिया, दोनों को बराबर सजा दे दी, तो वो हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये कंसेप्ट आता है ब्रिटेन से। दूसरा, इसको अगर शुद्ध हिंदी में है, विधि के समक्ष सब समान है, चाहे फिर कोई कांस्टेबल हो चाहे राष्ट्रपति हो, ये सबको समान समझते हैं, फिर चाहे बच्चा हो बुढ़ा हो कोई भी हो। लेकिन अमेरिका का जो कंसेप्ट है ना, अमेरिका का कंसेप्ट अच्छा है। अमेरिका कहता है कि विधि के समक्ष समान संरक्षण का मतलब ये होता है कि हम उस बच्चे को और बड़े को इंतजार करेंगे कि दोनों का एक ही लेवल हो जाए, तब हम जाके सजा देंगे। यानी हम बच्चे की सोच के स्तर पर आकर के देखेंगे कि उसने जो अपराध करा, इस अपराध के पीछे स्पष्टीकरण क्या दे रहा है, और जो 21 साल के व्यक्ति ने अपराध करा उसका स्पष्टीकरण क्या है। अब इंडिया में जब संविधान बना तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि हम दोनों ही प्रावधान लेके चलेंगे। कुछ मामले में हम सीधे सजा दे देंगे, उसमें हम नहीं देखेंगे कि 7 साल वाला है, 21 साल वाला है, बुजुर्ग है, बुढ़िया है, बीमार है, क्या है, कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमें अंतर करना भी पड़ सकता है। तो इसलिए हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में ये दोनों समाहित है। ये बात समझ लो। परंतु इन दोनों को इस्तेमाल करने के लिए हमने अडॉप्ट करा है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, यानी समझदारी से की हुई भिन्नता। इसीलिए तुम्हें मिला हुआ है आत्मरक्षा का अधिकार। कोई भी महिला है तो उसकी लाइफ को, लस्ट को, यानी उसकी प्रॉपर्टी के लिए कोई भी ऐसा फील कराता है, ठीक है, कि भाई उसकी डिग्निटी का हाल पहुंचाता है, तो वो हत्या कर सकती, उसकी परिस्थिति ऐसे में कोर्ट भी कहता है ये अच्छी समझदारी की बात है। भाई किसी महिला के लिए उसकी इसमत जो है प्रोटेक्शन का पार्ट होती है। हाँ, ऐसी मेल के लिए अगर कोई आपकी लाइफ के ऊपर कोई आपको गन से मारने वाला हो के बाद और आपको पता है, फिर आप अपना डिपेंड करो, नहीं करो, ऐसे मेंटल डिफरेंशियल हो जाता है। ठीक है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको दिखाऊं। आर्मी की जॉब के लिए पर्टिकुलर हाइट मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? वो भी तो भिन्नता हो गई।
भाई आर्मी में जो व्यक्ति जा रहा है इससे कैसे तय कर सकते हो कि छोटी हाइट वाले के अंदर देशभक्ति कम हो सकता है, वो ज़्यादा देशभक्ति नहीं बोल रहा, तो कैसे तय करोगे? लेकिन आर्मी में ज्योग्राफिकल कंडीशंस मैटर करती है। बॉर्डर पे जाना है, पहाड़ पे है, क्राइटेरिया हाँ पहाड़ पे जाना है, चढ़ाई करनी है। अब छोटे कद का व्यक्ति जो है वो छोटे स्टेप लेगा, जिससे वो 20 कदम में चलेगा, बड़ा आदमी 2 कदम में पार कर जाएगा। पता है जब आप पाकिस्तान वाले कह रहे हैं लेकिन जाने तो गोली मार देंगे, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आर्टिकल 14 के अंदर समझदारी वाली विविधता आवश्यक है। ये बात आई समझ? तो गवर्नमेंट तो आज से समझ जाओ कि हाँ संविधान के अंदर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन कुछ चीजों पर अलाउड है। ये बात आई समझ में? इसके ऊपर लिख लेना, ये सिर्फ कोर्ट करता है, सिर्फ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। ये आर्टिकल 14 में कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया, जब भी कोई मामला जाएगा कोर्ट को जो लगेगा कोर्ट उसमें फैसला सुनाएगा। ये चीज क्लियर हुई? इसको नोट कर लो। आप मुझे एक बात बताओ, मौलिक अधिकार नागरिकों को मिले हैं कि गैर नागरिकों को भी मिले हैं? बात सही है। एक नंबर से याद कर लेना, 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ और सिर्फ मिले हैं नागरिक। आर्टिकल 14 नागरिकों को मिला है कि गैर नागरिक दोनों को मिला है? बताओ इसके पीछे लॉजिक समझते हो? मान लो बाहर से कोई व्यक्ति आया और उसे हमारे भारत के कानून नहीं पता थे, उससे बिना किसी बात के कोई अपराध हो गया, मतलब उसने कहते हैं कि लॉ की विधि के विरुद्ध कोई अपराध कर दिया, ठीक है। तो इस मामले में बाहर के कई ऐसे लोग हैं जिसको छूट प्रदान है, तो आर्टिकल 14 में कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष लोगों को छूट भी दे रखी है। जानते हो किस किस लोगों को छूट दे रखी है? बताओ अरुण। आर्टिकल 14 के अंदर हमने छूट दे रखी है, यानी अगर कभी भी कोई राष्ट्रपति साहब का मामला होगा, गवर्नर का मामला होगा, तो आर्टिकल 361 के तहत इन्हें ये नहीं समझा जाएगा, इन्हें ये नहीं समझा जाएगा, इन्हें विशेष प्रावधान दिए जाएंगे, क्योंकि ये भारत के हित में फैसले लेते हैं, विधेयक बनाते हैं, संसद है, स्टेट है। बात आई समझ? इसलिए अगर कोई भी राष्ट्रपति किसी के लिए लिख दे कि इसको हैंग कर दो, टिल डेथ, फांसी की सजा दे दो, तो तुम उसको नहीं कह सकते कि इन्होंने किसी को फांसी की सजा क्यों दी। बात आई समझ? क्योंकि भैया आर्टिकल 361। दूसरी बात, राष्ट्रपति कहीं गए, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, तुम गए तुम्हें नहीं मिल रहा है, अब तुम कहोगे ये भी तो समानता नहीं, तो इसमें भी तुम कोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो राष्ट्रपति। बात ऐसे एक चीज और, वेरी गुड भाई, राष्ट्रपति में कम राष्ट्रपति देखो बड़ा पद देंगे, बात सही है। दूसरी चीज एक और, आर्टिकल 14 के अंदर सिचुएशन समझना, ठीक है। अरुण को ले लेते हैं, अरुण बन गए आईएएस, ठीक है, छोटा पद नहीं। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में आईएएस थे, फिर अरुण को पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा था, अरुण बाहर गए। अब ठीक है, चलो अरुण बन गए आईएएस और अरुण की पोस्टिंग हो गई चाइना। इधर वजाहत पहुंच गए फ्रांस, ठीक है, ठीक है, और फ्रांस से कोई आ गया भारत। अब एक बात ध्यान से समझना, यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद कई सारी पोस्ट होती हैं, आपको प्रेफरेंस देना होता है। आईएफएस की समझते हो ना, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, तो फॉरेन सर्विसेज के तहत आपको विदेश में नियुक्ति मिलती है एज अ राजदूत, एनवॉय, आप जानते हो वहाँ पर। अगर कोई चीन का राजदूत भारत में चाणक्यपुरी एम्बेसी जो है जगह दिल्ली में, वहाँ पर बैठा हुआ है और उसने अपनी गाड़ी से किसी को उड़ा दिया, तो क्या तुम भारत के कानून में उसे दंड दे सकते हो? बताओ, बहुत ध्यान से सोचना, जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। बताओ बजाज, या बजाज चाइना गए, बजाज ने चाइना के नीचे देखा कि बहुत भीड़ हो रही है, तो बजाज ने सोचा आज रोड साफ कर लेता हूँ, बजाज ने गाड़ी दौड़ा दी, बोले सब तो एक ही जैसे लग रहे हैं, किसी एक तो बढ़ भी जाएगा, कोई फोटो कॉपी तो क्या हो जाएगा, बजाज ने उड़ा दिया, तो क्या चाइना इनको सजा देगा? बताओ बजाज, चाइना में आप पनिश किए जाओगे कि नहीं पनिश किए जाओगे? उस दिन ड्राइवर छुट्टी बता, तुम ही चला रहे हैं, बताओ अब क्या करोगे? नहीं, गार्ड कोई नहीं थे, उस दिन तुम्हारा मन था, तो बोले मैं मिसेस बजाज के साथ आकर के ले जाऊंगा। अब बताओ, अब तुम मिसेस बजाज मुझे सजा दे रहा है भारत सरकार के ऊपर हाथ रखना, या फिर तुम भी वही कर दोगे? गाड़ी काला हिरन चला रहा था, बताओ क्या होगा? चाइना से कोई भारत में आया राजदूत, एनवॉय, उनका अपना आईएफएस एम्बेसडर, उसे तुम इंडिया कानून के तहत सजा दोगे? बताओ,
उसने इंडिया में आके रेप कर दिया, आप बताओ, तो क्या इंडिया में उसे पनिश करोगे और रेप? आप बताओ, नहीं करोगे? ये बहुत बड़ा अपराध है, सोच लो सर। हाँ, भावनाएं खाली बोले। हाँ, नहीं पनिश कर सकते, नहीं कर सकते। ऐसा हुआ था, ठीक है, एक देश है, वहां से एक आए थे बुजुर्ग, यहाँ से 16 साल की महिला को ले गए उठा के। फिर बाद में वो महिला ने कह दिया हम भी गए थे साथ में, लेकिन अपनी मर्जी से गए थे, लेकिन क्योंकि वो वहाँ के क्राउन की कुछ थे ना, तो कंट्री का नाम नहीं ले सकते, पता चला वीडियो वायरल हो गया, ठीक है, सऊदी से धनबाद जारी है, वैसे नाम तो नहीं लिया। तो एक बार ये हुआ था, ओमान के प्रिंस आए थे, ओमान के प्रिंस आए थे, ओमान के प्रिंस के ऊपर एक फूल माला, ऐसी रियल घटना है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। ओमान के पास जब ये लोग उतरते हैं ना, शाही लोग, तो इनके लिए लड़कियां लड़के से खड़े रहते, माला वाला फेंक के डालने लगती। तो ओमान के राजा के ऊपर 16 साल की लड़की थी, उसके बेटे से माला डाली, और उन्होंने जैसे माला की तरफ देखा तो माला तो बाद में 16 साल की लड़की उनको अच्छी लग गई, तो उन्होंने शादी का प्रस्ताव भेज दिया सीधे और ले गए। और उससे पहले बताते नहीं कि कई दिन उन्होंने उनको अपने अंडर में हैरेस किया, ऐसा कुछ था, पढ़ना टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसे सजा नहीं दी। दो देशों के बीच में एक एनवाई ये काम करता है, आपको पता है, जंग छिड़ सकती है, न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। एनवाई कोई छोटी चीज़ नहीं होती, उनका अपना स्टेट तुम्हारे यहाँ रखा हुआ है। तो याद रखना कि बाजार ने अगर किसी को उड़ा दिया तो बाजार को सजा मिलेगी, लेकिन इंडिया में बाजार जब इंडिया वापस आएंगे तो उनके ऊपर ट्रायल चलेगा। चीन का जो व्यक्ति है यहाँ बैठा हुआ, उसको वापस चीन की एम्बेसी भेज देंगे, वहाँ चाइना उसके ऊपर रेप का एक्यूजेशन चार्ज लगा करके उसके ऊपर प्रावधान करेगी। बात आई समझ? इसे कहते हैं इम्यूनिटी टू एनवॉय, यानी विशेष अधिकार जो राजदूतों को दिए जाते हैं। तो यूपीएससी का तुम्हें क्या बनना है? आईएएस नहीं आईएफएस, समझ गए? दूसरे देश में जाके उड़ा दो। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट है, क्या सिविल सर्वेंट को कोई राहत मिलती है? सिविल सर्वेंट मतलब तुम लोग, क्या कोई छूट है? जैसे आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और गवर्नर को है, इसके बाद तुमने दूसरा देखा कि एनवॉइस को डिपार्टमेंट इंक्वायरी, हमें सीधे नौकरी से नहीं निकालना चाहते, डिपार्टमेंट इंक्वायरी होगी। डिपार्टमेंट इंक्वायरी में आपको पता है यूपीएससी कभी आपकी नियुक्ति नहीं करता, कभी भी। यूपीएससी आपके नाम को रिकमेंड करता है, ये बात समझ लो। रिकमेंड का मतलब ये, आपने यूपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू निकाला, उसने राष्ट्रपति को एक सूची बना के भेज दी कि हमारी तरफ से ये फिट है, उसके बाद इंक्वायरी होती है और फिर आप निकाले भी जा सकते हो, पता है आपको? टर्मिनेशन ऑफ सर्विस पढ़ना इसके बाद, लेकिन कोई छूट नहीं मिलती यहाँ पर। प्रोजेक्टर बढ़िया काम करता हूँ तो स्लाइड बना के लाया करें, तो समय बच जाएगा। क्या करें? स्लाइड बनाने और इंसिडेंट वगैरह, क्योंकि इससे मिटाने में ना समय खराब होता है और मेरा फ्लो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि मुझे पढ़ाते मजा नहीं आता, मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ बोलता हूँ। मतलब मेरा मोराल डाउन अगर हुआ, ऊपर से तुम लोग ये समझते हो एयरपोर्ट है, कभी भी लाइट मिल जाएगी, फ्लाइट मिल जाएगी, 9 बजे के बाद मैं एंट्री नहीं दूंगा, सॉरी टू। देखो मैं 2000 रुपये के लिए नहीं पढ़ा रहा, मुझे मजा आता है पढ़ाने, और अगर मेरा डिस्टर्बेंस बार बार करते रहोगे 9 के बाद में, तो फिर मैं हाथ जोड़ लूँगा और कोई एक ही बच्चा बैठेगा, मैं उससे पढ़ाऊँ, बहुत बढ़िया पढ़ेगा, समझ गए? इसलिए 9 के बाद बताया करो, जो भी आएगा पहले पता कर लिया करो, ठीक है? अब ये वाले टीचर नहीं है 8000 रुपये महीने वाले, ठीक है? जुडिशरी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तब भी तुमसे जुड़ा रहूँगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना ही मजा आता है, और नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं, फिर तो 2000 रुपये। नहीं, कोई विशेष अधिकार नहीं, बस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। स्टेट हो तो आपके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स का मामला व्यक्तिगत देखा जाएगा। चलो अब आ जाओ जनरली, ठीक है? प्लीज टाइम से आया करो, जो लोग मुझसे पढ़ने में इंटरेस्टेड है टाइम से आया करो, मैं बहुत मेहनत करके लाता हूँ, पढ़ लिखा है और पढ़ के भी आया करो। अगर पढ़ के आओगे तो अच्छा समझ आएगा, नहीं पढ़ के आओगे तो कोई बात नहीं, और कैसे है, ठीक है ना? आर्टिकल 15 पे बात कर लेते हैं। आर्टिकल 15 में आज तुम्हें मैं स्टोरी सुनाऊंगा, तुम्हें मजा आएगा, चंपा ये स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और तुम्हें महिला एमबीबीएस कर रही थी, उसके बारे में पता चलेगा कि क्या गजब दे रही लॉ के बारे में जानता है। ध्यान से सुनना, आर्टिकल 15 बात करता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किन किन ग्राउंड पे? 5 है, बताओ। रंग, गुड, जाति और बताओ, धर्म और
वेरी गुड। जाति लिंग ये 5 है। अब आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ध्यान से सोचना। इसका मतलब इन 5 को छोड़ के मैं किसी के साथ भेद कर सकता हूँ? भाई ये तो 5 ग्राउंड इन्होंने लिख दिए, धर्म, जाति, नस्ल, स्थान, रंग, भेद, ये बाकी सारी चीजें। लेकिन अगर ये 5 चीजें छोड़ के क्या मैं किसी के साथ कोई भेदभाव कर सकता हूँ? बताओ बताओ। एक्सप्लोइटेशन हो जाएगा? नहीं होगा। देखो बताओ, यहाँ लिखा है कि भाई किसी का रंग कलर के बेसिस पे समझ आता है, ये गोरा और काला वही कलर है। नस्ल हो गई उसकी, नस्ल का मतलब वो आर्यन है, द्रविड़न है। जाति हुई हिंदू, मुस्लिम, सिख है, ईसाई है। स्थान हो गया, यूपी वाले बिहार वालों को क्या समझते हैं, बिहार वाले यूपी का समझते हैं। उसके अलावा धर्म तो रिकवर हो गया। क्या इन सबके अलावा डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है? बताओ। और जरा वो जो मैंने नंबर लिखा था उसके तरफ एक बार गौर करो, नंबर कहाँ चला गया? यस, 15। पहले बड़ा ध्यान से सोचना, क्या ये जो आर्टिकल 15 है ये इस कैटेगरी में आ रहा है? आर्टिकल 14 इस कैटेगरी में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि तुम उसमें दिमाग लगाओ, तुमने चाइना वाले को भी समान भाव से नहीं समझा था, सिर्फ नागरिकों के लिए और बाहर के लोगों के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ से कोई अफ्रीका से घूमने आया तो तुम कहते हो हम तुम्हें समान नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए आर्टिकल 14 नागरिक के लिए भी है, गैर नागरिक के लिए। लेकिन आर्टिकल 15 में सिर्फ और सिर्फ विशेष अधिकार दिया गया है नागरिकों हेतु। इसका क्या मतलब? और आर्टिकल 15 में ये जो 5 चीजें लिखी हैं, क्या इनके अलावा किसी के साथ तुम भेदभाव कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बताओ। मैं बताता हूँ, इसमें कहाँ लिखा हुआ है? पहली कंपनी मैंने तुम्हें दी, अब बताओ। ये तो कहीं लिखा नहीं है, इसके बेसिस पे भेद होता है। और भी चीजें यानी आर्टिकल 15 में जो 5 चीजें दी है, क्या उसके कहाँ लिखा है? अच्छा, नस्ल में लिखा है, लिंग में भी तो आगे कहाँ? लिंग के अंदर मेल फीमेल लिखा है, कि ट्रांसजेंडर को कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। देखते हैं तो लिंग का मतलब ये रिटन में बताओ, रिटन। सर सारे आपको गवर्नमेंट मैं अधिनियम दे रहा हूँ, हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ के बताओ कहाँ लिखा है ट्रांसजेंडर का? साफ साफ लिखा है ब्राइड, ब्राइडग्रूम। ब्राइड जो है वो होगा आपका मेल और ब्राइडग्रूम होगी फीमेल। ठीक है, जो भी है। लेकिन ट्रांसजेंडर नहीं लिखा है। और सुनो, एडॉप्शन अधिनियम, गोद लेने का, गोद लेने वाले में ट्रांसजेंडर का नाम नहीं है। गिफ्ट देने में ट्रांसजेंडर का नाम नहीं है। आप बताओ, क्योंकि ये इस समय वर्तमान में मुद्दा चल रहा है। ट्रांसजेंडर सेम सेक्स मैरिजेस की बात कर रहे हैं, मतलब ट्रांसजेंडर का मामला सुप्रीम कोर्ट में मैरिजेस को लेकर है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं न्याय दे पा रहा है उनको, या क्यों नहीं जस्टिफिकेशन दे पा रहा है लोगों को नहीं ऑन गोइंग इशू। हाँ बताओ, कहाँ लिखा है? ट्रांसजेंडर तो लिखा नहीं। अच्छा ये भी छोड़ो, ट्रांसजेंडर के बाद और कोई अलग प्रकार की नस्ल आ गई, खोज हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री तो सभी को पता है। अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को तो समझ नहीं पाए, कुछ और ही निकल के आ जाए कि भैया सबके सब रशिया से आए थे, इसमें कन्फर्मिटी हो जाए तो क्या करें? बताओ। यदि रशिया जाओ फिर तो सब रशियन ही है। चलो बताओ, आर्टिकल 15 का एक मैटर सुनो। आर्टिकल 15 सीधी सी बात कहता है, इनके बेसिस पर ही तुम भेदभाव नहीं करोगे, इसके अतिरिक्त भेदभाव कर सकते हो। अभी मैंने पीछे तुम्हें एग्जांपल दिया था, एक मामला पहुंचा 2019 में कोर्ट में, जिसमें महिलाओं ने कहा कि हमें एनडीए में एग्जाम में पार्टिसिपेशन करना है, लेकिन उन्हें एनडीए में एंट्री नहीं दी गई। क्यों बताओ? क्या तो पता किसी पिक्चर देखी ना तुमने, दंगल, पूरी भी शोरों से तो नहीं? हाँ बोला, तुम नहीं बोल रहे यार। विशेष बात नहीं है, विशेष बात जो आप कहना चाह रहे हो वो ये है कि महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करे जा सकते हैं 15(3) में। अब विशेष प्रावधान का मतलब ये है कि महिलाएं की काम करने जाएंगी, 280 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, मैटरनिटी लीव 10 से 5 काम नहीं करेंगी, ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जो उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो। बच्चों के लिए विशेष अधिकार है। लेकिन सवाल यही है कि महिलाएं एनडीए में क्यों नहीं थी, और उनके लिए जब वो कोर्ट में मैटर लेके जाना पड़ा, यहाँ पे तो राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही कि तुम महिला हो इसलिए हम तुम्हें एनडीए में नहीं लेंगे। तो साफ साफ था, क्यों ये भेदभाव लाओ? बताओ,
इसमें पूरा केस है सुप्रीम कोर्ट का भाई, ऐसे कैसे बता दूँ? बताओ तैयार? केस का नाम पढ़ना, एक फीमेल कैंडिडेट थी, उसी के नाम था शिवानी। आर्टिकल 15 में मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज समझाना चाहता हूँ, वो ये समझ लो कि हाँ आपके पास जो सरकार है सेंट्रल और स्टेट, यस वो भेदभाव कर सकती है, बस इस पे नहीं रोक सकती। आपको किसी भर्ती में जाति, धर्म के आधार, रंग के आधार, नस्ल के आधार और स्थान के आधार पर नहीं रोका जा सकता, परंतु ये भी बात करो स्थान के आधार पर भी रोका जा सकता है। बिहार की डोमिसाइल नीति, डोमिसाइल नीति का मतलब वहीं के शिक्षक अप्लाई करेंगे। फिर उसमें बवाल हुआ, उन्होंने सबके लिए ओपन कर दिया, फिर बिहार के लोगों ने बवाल कर दिया कि तुमने सबके लिए सर्विस की ओपन कर दी, 1,70,000 वैकेंसी, तो ये विवाद पड़ा। तो इसलिए इसमें से एक तो आप उल्लंघन कुछ देखते हो स्थान के आधार पर इसमें, और इसका अपवाद भी दिया हुआ अनुच्छेद 16(3) में पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि तुम स्थान के आधार पर नौकरी के लिए प्रेफरेंस अपने लोगों को दोगे, ये भी अंतर हो गया। तो आपको आर्टिकल 15 के अंदर एक बेसिक सी चीज समझनी है कि हाँ कोई भी सरकार या संसद भेदभाव कर सकती है, बस इन ग्राउंड्स पे भेदभाव नहीं कर सकती। बात आई समझ में? इसके अतिरिक्त कर सकती है। एग्जाम्पल आर्मी में हाइट को लेकर ऐसी बहुत सी वैकेंसी है। अब मान लो न्यूक्लियर टेस्ट होना, उसके लिए वो कह रहे हैं कि बीटेक वाले चाहिए। अब तुम बीए में 90% लाके मेडल लेके पहुंच गए, हमें ले लो हमें ले लो, तुमने पढ़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी, उन्हें चाहिए न्यूक्लियर फिजन, तो तुम तो बर्बाद हो। लद्दाख पहुंच गए तो कहेंगे बस आज से पहले लगता है चलो चंपा की स्टोरी सुन लो, मैं खत्म करता हूँ, ठीक है? देखो ये बात है 1960s की, ठीक है? और जगह का नाम था, ठीक है? चंपा कम नाम याद रखना। हाँ 1951 तक, क्योंकि पहला संशोधन तभी हुआ था 1960 में, तो वर्ल्ड था, ठीक। चंपाकम दोराई राजम बनाम मद्रास राजम, ठीक है? अब जो चंपाकम फीमेल होती है, इसको बंद कर दो, फिर तुम्हें सुनाता हूँ स्टोरी चंपाकम।